स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां अर्थात बैगा, सहरिया और भारिया इनका अध्ययन कर लिया था। ठीक है, उसके पहले की जो क्लासेस थी उसमें हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां भील, गौड़ और कोल इनका अध्ययन कर लिया था। इसके पश्चात जो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है वो है कोरकू जनजाति। तो आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कोरकू जनजाति के बारे में, उनका परिचय, उनका क्षेत्र, कहाँ पर निवास करते हैं, सामाजिक संरचना कैसी है, धार्मिक मान्यताएं कौन कौन सी हैं, संस्कृति कैसी है, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके परिचय के बारे में। कोरकू का अर्थ होता है मानवों का समूह। कोरकू का अर्थ होता है मानवों का समूह। ऐसा माना जाता है कि लंकेश अर्थात रावण के अनुरोध पर भगवान महादेव ने, भगवान शिव ने इन लोगों की रचना की थी और यह मानवों के समूह के रूप में रहे, इस कारण से इन्हें कोरकू कहा गया। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जो कोरकू में कोरक होता है, कोरक एक द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किनारा। कोरक का अर्थ क्या होता है? किनारा। तो ये लोग किनारे पे रहते होंगे। किनारा किसका होता है? नदियों का। तो जिन क्षेत्रों में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है उनके किनारों पर ये लोग निवास करते हैं, इस कारण से इन्हें कोरकू कहा गया। अब जब नर्मदा और ताप्ती नदी के किनारे पर निवास करते हैं तो ये जो निवास क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में इस जनजाति के, वो भी कहीं ना कहीं नर्मदा और ताप्ती नदी से संबंधित जो जिले हैं उन्हीं क्षेत्रों में निवास करते होंगे। अभी देखेंगे, ठीक है। यह जनजाति है वो मुंडा या कोलोरियन परिवार की है जो अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। ये लोग अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं और यह कोलेरियन परिवार की एक जनजाति है। दूसरी चीज, यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जिनकी चौड़ी नाक होगी। मैंने बताया था कि जो आदिवासी लोग ऑस्ट्रेलिया से माइग्रेंट होकर कहाँ पर आए गए, मध्य भारत में आकर रहने लगे, उन्हें कहा गया था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मानव प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की। तो मैंने जैसे बताया कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के किनारे, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के किनारे जो जिले हैं, स्पेशली बैतूल, क्योंकि ताप्ती नदी मुल्ताई नगर बैतूल से ही निकलती है। तो बैतूल में भैंसदेही तहसील और चिचोली तहसील, दोनों क्षेत्रों में बहुतायत में ये लोग पाए जाते हैं, निवास करते हैं। दूसरी चीज, होशंगाबाद में स्पेशली बावई वाले क्षेत्र में, बावई जो कि एक तहसील है। छिंदवाड़ा में मवासी जो तहसील है वहां पर निवास करते हैं। या हम कहें कि इनका जो प्रमुख रहने का क्षेत्र है, निवास क्षेत्र है, वो कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्षेत्र में। इसके अलावा हरदा में भी कहीं कहीं छुटपुट मात्रा में निवास करती है। स्पेशली हरदा में टिमरनी और खिरकिया जो जगह है वहां पर ये लोग निवास करते हैं। तो इनका जो निवास क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर है? बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा या हम कहें सतपुड़ा वाले क्षेत्र में। जो प्रमुख तहसील है जहां पर ये निवास करते हैं वो है भैंसदेही और चिचोली। यह प्रश्न आ चुका है कि जो कोरकू जनजाति है वो बैतूल के किन तहसील में पाई जाती है, तो वो है भैंसदेही और चिचोली। ठीक है, याद रखिएगा। छिंदवाड़ा में मवासी और जो हरदा है वहां पर टिमरनी और खिरकिया वाले क्षेत्र में। ये तो हो गए इनके निवास क्षेत्र के बारे में। अब बात करते हैं इनकी उपजातियां। जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं उसी आधार पर इनकी उपजातियां भी हैं। जैसे बावई, तो एक हो गई बोवई किस आधार पर? बावई के आधार पर। दूसरा मवासी से हो गया मोतासी, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र के कारण। उसके अलावा दुलरिया, पोतड़िया, रूमा, नहाला, बोडुआ, यह इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। अब बात करें इनकी सामाजिक संरचना की, तो जो समाज होगा वो कैसा होगा? पितृसत्तात्मक। जितने भी जनजातीय लोग हैं वहां पर पितृसत्तात्मक समाज है, क्योंकि जो घर के निर्णय लेगा घर का मुखिया ही लेता है। जो बुजुर्ग होगा वो घर का मुखिया होगा और उसी के द्वारा घर के निर्णय लिए जाएंगे। पितृसत्तात्मक समाज होगा, संयुक्त परिवार होगा। इनमें जो विवाह की प्रथाएं हैं उसमें विधवा विवाह प्रचलित है, समगोत्रीय विवाह इनमें वर्जित है। विवाह की जो प्रचलन है उनमें विधवा विवाह का प्रचलन है और वधू मूल्य का भी प्रचलन है। अर्थात विवाह के समय जो दहेज दिया जाता है वधू मूल्य के लिए, वधू मूल्य के रूप में जो पे किया जाता है वर पक्ष के द्वारा, उसे बोला जाता है शुक या गौनम। दो शब्द याद रखिएगा। जो वधू मूल्य दिया जाता है, हम ये कह सकते हैं कि इनमें विवाह के समय वर पक्ष की ओर से वधू का जो मूल्य दिया जाता है, दहेज दिया जाता है, उसे बोला जाता है शुक
या गोनम, दो चीजें, ठीक है। ये दो वर्गों में पाए जाते हैं, अर्थात इनकी जो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी इस जनजाति के लोगों की, उन्हें कहा जाता है राजकोरकू। जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी होगी या जो भूस्वामी होते हैं उन्हें कहा जाता है राजकोरकू। और जो निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उन्हें बोला जाता है पथरिया कोरकू। तो राजकोरकू जो भूस्वामी वर्ग होता है और पथरिया कोरकू जो निम्न वर्ग होता है, अर्थात इनकी स्थिति काफी दयनीय होती है, ठीक है। अब बात करें इनके आवास की, तो आवास कैसे होंगे? सामान्यतः जो मिट्टी की दीवारें होंगी, बांस लकड़ी की दीवारें जिन पर मिट्टी का लेप होगा, और इनके घर भी दो पंक्तियों में आमने सामने बनाते हैं। जो छत होगा वो ढलवा, पुआल का या खपरेल हो सकता है स्थिति के अनुसार। तो इनके जो घर होंगे वो दो पंक्तियों में खपरेल छत वाले या पुआल की छत वाले मिट्टी के लेप से निर्मित लकड़ी के घर होते हैं। इनके भोजन की बात करें तो इनका जो भोजन प्रमुख होगा वो होगा मांसाहार या मत्स्य स्पेशली खाना खाते हैं, क्योंकि इनका जो निवास क्षेत्र है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के किनारे है। तो प्रमुख रूप से मत्स्य आखेट मछली का जो मांस होता है उसको प्राप्त करते हैं। और जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं यहाँ पर मोटे अनाज स्पेशली पैदा होते हैं, जैसे छिंदवाड़ा तो मक्का, ज्वार और बाजरा, इन सब चीज़ों का उत्पादन होने के कारण मक्के की रोटी या बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज की रोटी को खाने के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। और कंदमूल, साग सब्जी, ये सब चीज़ें तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। अब बात करते हैं इनके पहनावे की। तो जो पहनावा होगा पुरुष वर्ग का वो पहनेंगे धोती, कुर्ता और सूती बंडी, अर्थात नीचे धोती और ऊपर कुर्ता, और कुर्ते के ऊपर पहनेंगे सूती की बंडी। तो यह इनका प्रमुख पहनावा है। जिनमें महिलाएं जो होती हैं वो एक स्पेशल तरह की धोती पहनती हैं, उसे बोला जाता है लुगड़ी। क्या बोला जाता है? जो रंग बिरंगी धोतियां पहनती हैं महिलाएं कोरकू जनजाति की, उन्हें बोला जाता है लुगड़े, ठीक है। यदि बात करें इनकी अर्थव्यवस्था की कि किन आर्थिक क्रियाओं द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, तो सामान्य सी बात है, स्थानांतरित कृषि करते होंगे, आखेट करते होंगे, मत्स्य आखेट करते होंगे। उसके अलावा तेंदु पत्ता का संग्रहण करते हैं वनोपज संग्रहण में, अर्थात वनों से जो उत्पाद होता है उसमें प्रमुखतः तेंदु पत्ता और सागौन की लकड़ी से विशेष तरह के फर्नीचर का निर्माण, काश्तकारी करना इनका प्रमुख व्यवसाय है। अब बात करें इनकी धार्मिक मान्यताओं की, तो जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो काफी रोचक हैं, उनके बारे में समझिए। सबसे पहली बात, क्योंकि इनमें जो धार्मिक मान्यताएं हैं, ऐसा कहा गया है कि इनका जो निर्माण है, इनकी जो पृथ्वी पर उपस्थिति है वो किसके कारण है? रावण के कारण। इस कारण से ये लोग मेघनाथ की पूजा करते हैं। यह प्रश्न आ चुका है कि मेघनाथ की पूजा करने वाली जनजाति का नाम क्या है? कोरकू जनजाति। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन से हैं? डोंगर देव, भटुआ देव और मुर्दा देव, ये इनके प्रमुख देवता हैं। और अन्य देवताओं में हिंदू रीति रिवाजों से ये लोग सूर्य की, चंद्रमा की या प्रकृति के पूजक होते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। इन लोगों में बलि चढ़ाने की प्रथा भी है। मतलब धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक मान्यताओं में इन लोगों के लिए बलि को शुभ माना जाता है। इसी कारण से ये लोग मुर्गा और सूअर का पालन करते हैं। किस लिए? बलि चढ़ाने के लिए, अर्थात ईश्वर के चरणों में उनके जो प्रमुख देवता हैं, डोंगर देव, भटुआ देव, मुर्दा देव, तो उन लोगों के लिए बलि चढ़ाने के लिए ये लोग मुर्गा और स्पेशली सुअर का पालन करते हैं। दूसरी चीज जो ये कार्य करता है, झाड़ फूंक और तांत्रिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसके लिए एक विशेष पुरोहित होता है, उसे बोला जाता है भूमिका। पुरोहित को क्या बोला जाता है? भूमिका, जो तांत्रिक क्रियाओं भी करता है, जादू टोना वाले कार्य भी करता है और पूजन पाठ का भी कार्य करता है, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख धार्मिक मान्यताएं हैं। अब इनमें कुछ प्रथाएं प्रचलित हैं, उनके बारे में विशेष बातें याद रखने योग्य हैं और उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आ गए हैं। इनमें सबसे पहली जो प्रथा है वो है सिडोली प्रथा। कौन सी प्रथा? सिडोली प्रथा। सिडोली प्रथा क्या बोलती है? सिडोली प्रथा में जो व्यक्ति इस जनजाति का होता है, यदि वो मर जाता है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसे दफना दिया जाता है और दफनाने के पश्चात उसके जो मरण स्थल होता है उस पर एक स्तंभ बना दिया जाता है और उसी का पूजन भी करते हैं। तो इसे बोला जाता है सिडोली प्रथा। जिस तरह से टोटम प्रथा प्रचलित थी गोंड जनजाति में, उसी तरह से लगभग सिडोली प्रथा भी है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनके जो प्रमुख देवता हैं, डोंगर देव, भटुआ देव और मुर्दा देव। मुर्दा देव को क्यों कहा गया? क्योंकि ये सिडोली प्रथा के अंतर्गत ही मुर्दा देव का पूजन करते हैं, ठीक है। ये हो गई सिडोली प्रथा। दूसरी जो प्रथा है वो है पाटो विवाह प्रथा। पाटो विवाह का अर्थ ये हुआ कि
यदि कोई स्त्री है किसी पुरुष के साथ जिससे उसकी शादी हुई है, विवाह हुआ है, यदि उसके साथ वो नहीं रहना चाहती है तो एक प्रकार से उससे वो अलग होकर किसी दूसरे पर पुरुष से यदि वो विवाह कर लेती है तो उसे बोला जाता है पाटो विवाह प्रथा। ठीक है, तो सेडोली प्रथा और पाटो विवाह प्रथा इनमें प्रचलित है। यदि विवाह की पद्धतियों की बात करें कि इनमें किन किन पद्धति से विवाह होते हैं, पहली बात तो जो विवाह होते हैं वो समगोत्रीय विवाह नहीं होते। दूसरी चीज विधवा विवाह प्रचलित है, मान्य है। वधु मूल्य का प्रचलन है, जो वधु मूल्य के रूप में दिया जाता है उसे बोला जाता है सुख या गौनम। तो विवाह के समय एक संस्कार होता है जो भूमिका या पुरोहित होता है उसके द्वारा किया जाता है, उसे बोला जाता है भवर। क्या बोला जाता है? भवर। वैसे आपने हिंदू जो रीति रिवाजों से विवाह संपन्न होते हैं उसमें 7 भावरे ऐसा सुना है, 7 फेरे जो होते हैं उन्हें भावरे कहते हैं। तो उसी तरह से इनमें जो विवाह से संबंधित प्रमुख संस्कार है उसे बोले जाते हैं भवर, उसे बोला जाता है भवर। तो भवर संस्कार इनमें प्रचलित है। और विवाह की जो प्रमुख पद्धतियां हैं उसमें सबसे पहला है चिथौड़ा विवाह। चिथौड़ा विवाह क्या होता है इसको समझिए। जो वर पक्ष के लिए वधू के बारे में जानकारी लाता है उसे बोला जाता है चिथौड़िया। क्या बोला जाता है? चिथौड़िया। और इस तरह से जो विवाह संपन्न होंगे उन्हें कहा जाएगा चिथौड़ा विवाह। तो चिथौड़ा विवाह का अर्थ ये हुआ कि जैसे पहले के जमाने में एक मेडिएटर होता था, जो गांव का ब्राह्मण होता था, वो वधू पक्ष से रिश्ता लाता था वर पक्ष के लिए, अर्थात लड़की ढूंढ कर लाता था गांव के लड़कों के लिए, उस परिवार में जाता था और एक मध्यस्थ का कार्य करता था। तो उसी मध्यस्थ को इस जनजाति के लोग बोलते हैं चिथौड़िया। तो चिथौड़िया के द्वारा जब विवाह संपन्न कराया जाता है तो उसे बोला जाता है चिथौड़ा विवाह। और दूसरा होता है हठ विवाह। हठ विवाह का अर्थ ये हुआ कि जब कोई राजी ना हो, जब घर परिवार के जो सदस्य हैं वो राजी ना हो और फिर लड़का लड़की आपस में हठ से विवाह कर लें तो वो कहलाएगा हठ विवाह। उसके पश्चात है आटो साटो विवाह। आटो साटो तो आप समझ गए होंगे, रजामंदी से, सभी की रजामंदी से जो विवाह होते हैं उन्हें बोला जाता है आटो साटो विवाह। तो यह विवाह की प्रमुख पद्धतियां हैं। अब बात करें इनकी बोली की, तो इनमें प्रचलित कौन सी बोली है? कोरकू। जैसे गौड़ में गौड़वी, भील में भीली, उसी तरह से कोरकू जनजाति में जो उनकी भाषा है, बोली है, वो कौन सी है? कोरकू बोली। प्रमुख जो नृत्य हैं वो कौन से हैं? थापटी, दांडल और टंडारी, यह इनके प्रमुख नृत्य हैं। अब लोक नृत्यों की बात करें कि जो नाटक होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है चटकोरा और खम्ब स्वांग। यह जनजातीय लोक नृत्य हैं जो किस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं? कोरकू जनजाति के। तो इनके बारे में वैसे मैंने पहले बता दिया है, चटकोरा नृत्य और खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग इसलिए बोलते हैं क्योंकि खम्ब अर्थात एक जो डंडा होता है वो बीच में लगाया जाता है और उसके चारों ओर महिलाओं द्वारा जो स्वांग किया जाता है, नृत्य किया जाता है, नाटक किया जाता है, उसे बोला जाता है खम्ब स्वांग। तो चटकोरा, खम्ब स्वांग प्रमुख लोकनाट्य हैं। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? थापटी, ढांडल, डंडारी। इसके पश्चात इनके जो त्योहार हैं वो हिंदुओं के समान ही, जो दीपावली, गुड़ी पड़वा, अख्तीज, अखतीज अर्थात अख्तीज, अख्ती का व्रत होता है, अख्तीज, डोडौली, जितोरी, पाली और दशहरा, होली, दिवाली, यही सब जो हिंदुओं के द्वारा मनाए जाते हैं वो इनके प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है, तो ये हो गई जो कोरकू जनजाति है, या हम कहें मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में जो अंतिम जनजाति थी वो कोरकू जनजाति थी। उसके बारे में प्रमुख बातें थी, जो प्रमुख बातें थी उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया है। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज़ें आपको समझ आएंगी। और जो अगली क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जो छोटी छोटी बची हुई जनजातियां हैं, अगरिया, बंजारा, पारदी, उरांव, इन सब जनजातियों का जो सामान्य परिचय है, छोटी छोटी बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें।